चलिए, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इन दोनों को अपने को पढ़ना पड़ता है आदि ऐतिहासिक काल में। आदि ऐतिहासिक काल दो प्रकार का, या सॉरी, इसका इसका इतिहास कहां से कहां तक पढ़ना पड़ता है अपने को, देखो, लगभग 2500 बीसी से 2500 बीसी से 600 बीसी तक, ये कहलाता आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में पहला काल अपने को पढ़ना था क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। ये रहता है लगभग 2500 से 1750 तक। कार्बन डेटिंग काल अलग है ना, 2300 से 1750। कार्बन डेटिंग काल कितना है, 2300 से 1750, लेकिन ये कालखंड अधिकतर माना जाता है। इसके बाद अपने को पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, वैदिक काल बोल सकते हैं इसको। वैदिक काल अपने को पढ़ना है बेटा 1500 बीसी से 600 बीसी तक। और ये जब ये पढ़ लेंगे तब हमारा दूसरा कालखंड खत्म हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल। पहला कालखंड क्या था, प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें पाषाण काल पढ़े अपन, उत्तर पाषाण, नव पाषाण, है ना भाई। अब ये दूसरा कालखंड है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में हमने क्या पढ़ लिया है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया। देखिए 1750 में सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो रही है और वैदिक सभ्यता कब प्रारंभ हो रहा है, 1500 में। तो ये 150-200 का बीच का इतिहास गायब है। कितने साल का इतिहास गायब है, लगभग 150-200 साल का इतिहास गायब है। अगर इतिहास में ऐसा कोई कालखंड गायब हो जाता है तब उसको बोला जाता है ट्रांजिशन पीरियड, संक्रमण काल। एक सभ्यता के बाद दूसरी सभ्यता लगभग 150-200 साल तक गायब रहता है या उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तब उसे बोला जाता है क्या, ट्रांजेक्शन पीरियड या संक्रमण काल। इसी को और नाम से अंधकार युग भी बोल देते हैं, डार्क एज। क्या बोल देते हैं, डार्क एज। जानकारी ही नहीं है इसलिए क्या नाम पड़ गया, डार्क एज। ओके, चलिए, तो अपन ने इसको पढ़ लिया है, अपने को पढ़ना है ये। अब ये वैदिक काल दो भाग हैं। पहले वाले को बोलते हैं ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरे वाले को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल था 1000 बीसी से, सॉरी 1500 बीसी से 1000 बीसी, 1500 बीसी से 1000 बीसी। और ये आएगा 1000 बीसी से 600 बीसी। दोनों बीसी में है ना, 1000 से 600, और खत्म हो जाएगा आपका आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में हमने क्या पढ़ लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया है, ठीक है। अब अपने को चालू करना है वैदिक काल। तो वैदिक काल का प्रारंभ होता है 1500 बीसी से 600 बीसी तक। इसका पहला पोर्शन अपने को पढ़ना है ऋग वैदिक काल। तो वैदिक काल का नाम वेद के कारण पड़ा। किसके कारण पड़ा, एक वर्ड दिख रहा है उसमें, वेद। उसमें एक वर्ड दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, वेद। वेद, इस वेद वर्ड के कारण इसका नाम पड़ा वैदिक काल। इसमें वेदों की रचना हुई। किसकी रचना हुई, वेदों की रचना हुई। सबसे पहला देखो हमारे पास है ऋग्वेद, तो इसमें ऋग्वेद की रचना हुई। बाकी तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों वेद उत्तर वैदिक काल में रचना हुई। चूंकि इस काल में वेदों की रचना हुई, इसीलिए इस काल को बोला जाता है वैदिक काल। क्या बोला जाता है, वैदिक काल। कालखंड याद रखना है 1500 बीसी से 600 बीसी। इसका पहला कालखंड है ऋग वैदिक काल। अभी इसको देखेंगे। अभी इस वेदों के रचना कर, वेदों को कोई ना कोई रचना किया होगा। वेदों की रचना करने वाले थे आर्य। इन वेदों की रचना करने वाले कौन थे, आर्य। अब ये आर्य कहां से आ गए अचानक,
तो ये आर्य याद रखना है, कहां से आए थे? मध्य एशिया से। कहां से आए थे? मध्य एशिया। मध्य एशिया बोलने का मतलब एशिया का बीच का हिस्सा, जहां पर पड़ता है ईरान, टर्की। तुर्की सुने हो नाम देश? बाजू में ईरान है, उसके बाजू में अफगानिस्तान है, उसके बाजू में पाकिस्तान है, और उसके बाजू में आपका इंडिया आता है। इंडिया भी एशिया में आता है, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। एक देश का नाम याद रखना है, टर्की। कहां से आए थे? टर्की से, ठीक है। लेकिन आपको क्या बोलना है, कहां से आए थे? मध्य एशिया से। कहां से आए थे? यही आंसर देना है, कहां से आए थे? मध्य एशिया से, ठीक है। ये आर्य का मतलब होता था श्रेष्ठ, सुपीरियर। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या सुपीरियर। ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे बाकी लोगों की अपेक्षा। तो बाकी लोगों पे क्या था जो इन अपने आप को ये लोग श्रेष्ठ बोले? बाकी लोगों में क्या कमी था? तो बाकी लोगों में कमी था, वो संस्कृत नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे? संस्कृत। वो लोग संस्कृत नहीं जानते थे, ठीक है। और ये संस्कृत जानते थे, इसलिए अपने आप को क्या बोले ये लोग? श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। ये संस्कृत जानते थे और आम जनता संस्कृत नहीं जानती थी, इसलिए इसने पूरे भारत में ये बोले हम पूरे भारत का आर्यकरण करेंगे, पूरे भारत को आर्य बनाएंगे। आर्य बनाएंगे का मतलब संस्कृत सिखाएंगे। आर्य बनाएंगे का मतलब संस्कृत सिखाएंगे, ठीक है। तो संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी इन्होंने ले लिया। किन्होंने? आर्यों ने। तो उत्तर भारत को या उत्तर भारत का आर्यकरण करने का जिम्मेदारी याद रखना है गौतम राहुगण ने लिया। एक ऋषि था, ठीक है, पंडित था, जिसका नाम था गौतम राहुगण। उन्होंने उत्तर भारत को क्या बोला? मैं आर्यकरण करूंगा। जबकि दक्षिण भारत के आर्यकरण की जिम्मेदारी चले गई अगस्त ऋषि के हाथों में। किसके हाथों में? अगस्त ऋषि। ये बोले मैं दक्षिण भारत का आर्यकरण करूंगा। आर्यकरण का मतलब संस्कृत सिखाना। आर्यकरण का मतलब संस्कृत सिखाना। अब मैं बोला आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से। जब आर्य मध्य एशिया में आए होंगे तो यहाँ के लोग बोले होंगे क्या आइए आइए आपका स्वागत है? नहीं। तो पहले यहाँ पर छोटे छोटे कबीलों में छोटे छोटे राजा रहा करते थे। कबीलों में एक कबीले में 50-100 ऐसे कुछ लोग होते थे। तो छोटे छोटे कबीलों में लोग रहा करते थे। तो जब आर्य मध्य एशिया से आ रहे थे तब ये छोटे छोटे कबीलों ने क्या बोला? इनका विरोध किया। और ये कभी 10 टोटल 10 कबीला मिल करके 10 कबीले मिल करके ये एक कबीला याद रखना, इसका नाम था भरत कबीला। इस कबीले का नाम था भरत कबीला और ये आर्य थे। यही कौन थे? आर्य थे। नाम कबीले का नाम भरत कबीला, और उन भरत कबीलों के तरफ से आ कौन रहे? आर्य। और इनके बीच में एक युद्ध हुआ जिसका नाम है दसराग युद्ध। युद्ध का नाम क्या है? दसराग युद्ध। इस दसराग युद्ध में आर्य जीत जाते हैं, मतलब भरत कबीला जीत जाता है। इसीलिए जो जीते लोग रहते हैं उस अपने कबीले के नाम से इस जगह का नाम रखते हैं भारत वंश। कौन सा वंश? भारत वंश। तो ये भारत नाम कैसे पड़ा? इस भरत कबीले के कारण। भारत नाम कैसे पड़ा? भरत कबीले के कारण। अब ये आर्य यहां आ गए और आर्यों के आने से एक नया सभ्यता का जन्म हुआ जिसे हम क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। क्योंकि ये इस समय क्या लिखे गए? वेद लिखे गए, ठीक है। अब ये आर्य यहां आ गए। अब आर्य आए तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी, और ये जो सभ्यता आई थी एक प्रकार की कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख कार्य होता था कृषि, उन्नत कृषि होता था, द्विफसली कृषि होता था। उसको छोड़ करके ये ग्रामीण सभ्यता वाले अपना आय का प्रमुख साधन किसको बना लिए? पशुपालन को। किसको बना लिए? पशु। ये प्रमुख अंतर है।
एक शहरी सभ्यता से आप अचानक कहां आ गए, एक ग्रामीण सभ्यता में। अभी तक हम वहां का नगर योजना देखते थे, जल प्रबंधन देखते थे, ठीक है, नालियां ऐसी थी, ईंट बकायदा 4:2:1 के अनुपात के ईंट यूज किया करते थे, बाउंड्री वॉल होता था, सजने संवरने का सामान होता था। एक अचानक भयानक शहरी सभ्यता से छोड़कर आप कहां आ गए, ग्रामीण सभ्यता में। कहां आ गए आप, ग्रामीण सभ्यता में। और यहाँ क्या पहला प्रमुख व्यवसाय हो गया, क्या, पशुपालन। और पशुओं में सबसे ज्यादा इनके लिए पूज्य क्या होती थी, गाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ठीक, अगर मान लीजिए कोई गाय का इतना महत्व था वैदिक सभ्यता में कि गाय देखकर ये अनुमान लगाते थे कि ये व्यक्ति गरीब है कि ये अमीर है। जिसके पास गाय जितना ज्यादा होगा वो उतना अमीर, जिसके पास गाय की संख्या जितनी कम होगा वो उतना गरीब। गाय के लिए युद्ध लड़ा जाता था। अगर किसी के पास गाय नहीं तो उसकी कन्या का विवाह नहीं होगा। गाय की हत्या पर मृत्युदंड का प्रावधान था। अगर किसी का गाय गुम जाएगा तो उस गाय को खोज के लाने की जिम्मेदारी उस राजा की होती थी, उस कबीले के राजा की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, गवेष्ठी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये गाय, इतने सारे गाय के मतलब यहाँ का मेन पशु कौन सा हो गया, गाय। और प्रमुख व्यवसाय क्या था यहाँ का, पशुपालन। ठीक है, अब याद रखना है ये वही क्षेत्रों पर फैला हुआ था। अफगानिस्तान तक इधर था, उधर ऊपर में जम्मू कश्मीर तक था, नीचे में लगभग राजस्थान तक था, और पूर्व में लगभग आधा उत्तर प्रदेश। इस एरिया में आर्य बसे। लेकिन क्वेश्चन में आपको आंसर लेना पड़ेगा, आर्य आकर भारत में कहां बसे, तो आप बोलोगे सप्त सैंधव प्रदेश। क्या बोलोगे, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव मतलब जहां से एक समय में 7 नदियां बहती थी, उसको बोलते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। क्या बोला जाता है उसी को, सप्त सैंधव प्रदेश। इंदु, सिंधु, झेलम, आवी, रावी, व्यास, व्यास अभी सब बताएंगे आपको। तो ये 7 नदियों वाले क्षेत्र में रहते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा सप्त सैंधव प्रदेश। क्वेश्चन आएगा, आर्य आकर भारत में सबसे पहले कहां बसे, कहां बसे, सप्त सैंधव प्रदेश। एक क्वेश्चन पूछता है, आर्य कहां से आए थे, आर्य आए थे मध्य एशिया से। कहां से आए थे, मध्य एशिया से। लेकिन ये आर्य कहां कहां से आए, इसके लिए कुछ कुछ लोगों ने अपने अपने राय दिए। चलिए देखिए, अच्छा ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए, ये आर्यों के आगमन पर देखिए कहां से कहां तक फैला था, बोला मैं, अफगानिस्तान, कश्मीर, राजस्थान और इधर पश्चिमी गंगा तट मतलब आधा उत्तर प्रदेश। इस एरिया पर, इस एरिया को बोला जा रहा है सप्त सैंधव प्रदेश। क्या बोलोगे, सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक, चलिए, अब आर्य कहां से आए थे, ये आर्य जो इतना श्रेष्ठ हैं, ठीक है, इनको संस्कृत आता है, ये लोग कहां से आए थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम याद रखना, मैक्स मुलर। व्यक्ति का नाम क्या था, मैक्स मुलर। और यही मैक्स मुलर बोला कि आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से। कहां से आए थे, मध्य एशिया से। चलिए, अब एक तो बात बता रहा हूं, मध्य एशिया में एक अभिलेख है। मध्य एशिया में क्या है, एक अभिलेख। अभिलेख का मतलब समझते हो ना, हाँ। तो इस अभिलेख में लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, इस अभिलेख में, इसका नाम है बोगज कोई अभिलेख। अभिलेख का नाम क्या है, बोगज कोई अभिलेख। वर्तमान में कौन से शहर में है, तो तुर्की में। कौन से शहर में है, ये अभिलेख तुर्की में है। इसमें हमारे 4 देवताओं का नाम है, इंद्र, अग्नि, मित्र, नासत्य, ऐसे। ठीक है, 4 देवताओं के नाम हैं। हमारे 4 देवता का अभिलेख मिलना ये बताता है कि आर्य वहां भी थे और आर्य वही आर्य यहां आए। तो इस कारण सबसे एथेंटिक किसका सोर्स होता है, मैक्स मुलर का सिद्धांत। आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे।
मध्य एशिया में क्या है भैया ऐसा? वहां पर है एक अभिलेख जिसका नाम है बोगज कोई अभिलेख। ये अभिलेख विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, जिसको लिखा गया था 1400 बीसी में। विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बोगज कोई अभिलेख। क्योंकि अशोक फशोक जो लिखना चालू करेगा तो 250-250 बीसी में लिखना चालू करेगा। मैं आपको बता रहा हूं 1400 बीसी, विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बोगज कोई अभिलेख। वर्तमान में कहां पर है? ये टर्की में है। इसमें हमारे क्या मिला? तो हमारे वैदिक युग के 4 देवताओं के नाम मिले। अभी बताऊंगा कौन कौन सा देवता, इंद्र को काय का देवता था, ये किसका देवता था, वो किसका देवता, अभी बात करेंगे। लेकिन अभी अपन सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैक्स मूलर क्या बोला, कहां से आए थे ये? मध्य एशिया से। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन याद रखना है आपको, बाल गंगाधर तिलक का ओपिनियन। बाल गंगाधर तिलक बोलता है ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, आसपास से नहीं आए थे, भयानक दूर से आए थे। कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव। अरे आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिका, आर्कटिक अंटार्कटिका पढ़े हो ना, आर्कटिक रीजन, उत्तरी ध्रुव। तीर्थकार से नहीं आए थे, बोले बहुत दूर से आए थे आर्य। कहां से आए थे? उसके बाद तो खत्म हो गया पृथ्वी, है ना भैया, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। कौन बोल रहे हैं बात को? बाल गंगाधर तिलक जी बोल रहे हैं। इसके बाद दयानंद सरस्वती क्या बोल रहे हैं? दयानंद सरस्वती को इसलिए इंपॉर्टेंट पूछता है क्योंकि दयानंद सरस्वती ने ही आगे चल के एक समाज बनाया, नाम क्या उसका? आर्य समाज। जो भैया आर्य समाज की स्थापना करने वाले से भी तो पूछ लो कि आर्य कहां से आए थे, तो ये बोले तिब्बत से आए थे। इंडिया चाइना बॉर्डर पर तिब्बत हुआ करता था कभी, अभी चाइना हो गया, है ना भाई। तो ये दयानंद सरस्वती जी क्या बोलते हैं, कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। अब ऐसे ही पूछ ले एक महान आदमी से, हिटलर से चलो जाके पूछते हैं आर्य कहां से आते थे, तो हिटलर बोलता है मेरे घर से गए थे, आर्य जर्मनी के हैं। हिटलर क्या बोलता है, आर्य कहां के हैं? जर्मनी के हैं बोलता है। चलो भाई विलियम जोन से पूछा जाए, एक समय का ये बहुत बड़ा फिलोसफर रहा, बहुत सारी इन्होंने अनुवाद किए, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, विलियम जोन्स। चलिए भैया अपन विलियम जोन से पूछ लेते हैं, पूछे विलियम जोन जी आर्य कहां से आए थे, तो विलियम जोन्स बोले मेरे घर से गए थे, यूरोप से। तो ये सब अपने अपने हिसाब से दे दिए बत्ती कि आर्य यहां से आया, आर्य वहां से आया, आर्य वहां से आए। लेकिन आर्य कहां से आए हैं? एक आंसर, मध्य एशिया से। कारण ये देखो हमारे पास पुख्ता सबूत है, कौन सा? बोगज कोई अभिलेख। ठीक है, तो ये सबके ओपिनियन है। ठीक, अब मैं बोला इतने सारे देवताओं का नाम यूज किया है, आओ तो कुछ कुछ देवताओं को देखते हैं। तो याद रखना है प्रमुख देवता, वैदिक युग में यूज किए जाने वाले देवता। इससे थोड़ा सा पहले, देवताओं से पहले इनकी समिति और बैठक देख लेते हैं। कुछ सभा कुछ समितियां होती थी, जैसे पहले का नाम ही सभा है। राजा या कबीले का मुखिया अपनी आम जनता के साथ जिस दरबार में या जिस दरबार का आयोजन करता था उसको सभा कहते थे। तो सामान्य लोगों की बैठक को क्या कह देते थे? सभा। समझ में आ गया सभा क्या है? तो सभा, सामान्य लोगों की बैठक को क्या बोल देते थे? सभा। अब दूसरे नंबर पर समिति आ जाइए, सभा के बाद समिति। समिति क्या थी? तो समिति में थोड़ा सुपीरियर लोग बैठते थे, सुपीरियर लोग जो पैसा कौड़ी से विद्वान या मतलब धनवान है। विद्वान का मतलब यहां पर रईस लोग। कैसे लोग? पैसे से। विद्वान जो यहां पर, ये देखो विशिष्ट, विशिष्ट जो नाम, विशिष्ट वर्ड जो याद किया गया है, ये सॉरी, विद्वान या उच्च, ये देखो उच्च लोग, इन्हीं को क्या बोला जाता था? संभ्रांत लोग। हर कोई नहीं बैठेगा, जिस जो कम से कम लखपति होगा वही उस बैठक में बैठेगा। बात समझ में आ गई? बोलने का मतलब पैसे से, संभ्रांत लोग। तीसरे नंबर पर याद रखना विदत। विदत के बारे में याद रखना है, इसमें बैठते थे वृद्ध। वृद्ध मतलब जो जिसको एक्सपीरियंस हो गया, बूढ़े। और जिनको एक्सपीरियंस होगा वही क्या होंगे बेटा? विशिष्ट, या उन्हीं को अपन बोलेंगे विद्वानों की संस्था। काय की संस्था? विद्वान। ये लोग बैठते थे विदत में, सभा समिति और विदत, सभा समिति और विदत। क्वेश्चन पूछेगा किस वेद में लिखा गया है सभा और समिति
प्रजापति ब्रह्मा की दो पुत्रियां हैं, आ चुका है क्वेश्चन दो बार। ठीक है, किस वेद में इसका वर्णन है कि सभा और समिति ये दोनों क्या है, जुड़वा बहन। प्रजापति ब्रह्मा की जो सॉरी जुड़िया पुत्री बहन बोल रहा हूं, सभा और समिति को प्रजापति ब्रह्मा की दो पुत्रियां माना गया है, ऐसा है क्वेश्चन। ठीक है, अथर्ववेद, कौन सा वेद, अथर्ववेद। अब आगे वेद पढ़ेंगे तब तो आ ही जाएगा। चलिए, अब याद रखना है, ये तो सभाएं थी, अब कुछ यज्ञ करा, यज्ञ देखो आपका जो चौथा वेद है वो यज्ञ और कर्मकांड ही है। ठीक है, सॉरी जादू यजुर्वेद, धनुर्वेद, यज्ञ और कर्मकांड, जितने प्रकार के यज्ञ होंगे उसका वर्णन है। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है, इन्हीं यज्ञ को करते समय कौन सा मंत्र पढ़ना है, मंत्र और स्तुति। ठीक, सामवेद में संगीत है, सामवेद में क्या है, संगीत है। जैसे आप संगीत, संगीत आज कोई गाना गाता है, जैसे मैं रात में बिताई कत्ती रात तू आई नहीं, ये गाना है ना। तो ये जो गाने में जो 7 सुर आए हैं, सारे गा मा पा ध नी सा, फिर बोल देते सा, सा रे गा मा प ध नी, ये जो 7 सुर हैं ये कहां से आया, सामवेद से। अब इसके बाद जो बचा यजुर्वेद, इसी में बताया गया है आपको यज्ञ और कर्म, यज्ञ और कर्मकांड। तो ये जो यज्ञ है इनके बारे में तो 3 प्रमुख, अरे यज्ञ तो गिनती नहीं है, 10 12 50 प्रकार का, इसमें से 3 प्रमुख यज्ञ आपको जानना है। पहले यज्ञ का नाम है अश्वमेघ यज्ञ, नाम से स्पष्ट हो रहा है, अश्व माने घोड़ा, अश्व माने घोड़ा, घोड़े को बोलते हैं, घोड़े का ही पर्यायवाची शब्द है अश्व, अश्व माने होता है घोड़ा। मतलब एक ऐसा यज्ञ जिसको यज्ञ पूरा करने के बाद राजा को अपने सीमाओं का आकलन करना है कि मेरा राज्य क्षेत्र कितना बड़ा है, या उसको चक्रवर्ती सम्राट बनना है। चक्रवर्ती सम्राट मतलब जितना भूभाग है वो सारा उसका हो, उसको बोलते हैं चक्रवर्ती सम्राट। जिसको भी बनना होता था वो अश्वमेघ यज्ञ कराता था, यज्ञ करने के बाद एक सफेद घोड़ा छोड़ देता था, वो सफेद घोड़ा जिस दिशा में जाएगा इस राज्य की सेना उसके पीछे पीछे जाएगी। जो व्यक्ति या जो देश, जो राज्य उसको रोकेगा उसके साथ ये सेना युद्ध करेगी, और युद्ध में पराजित करने के पश्चात फिर उस घोड़े को आगे बढ़ा दिया जाएगा और फिर सेना पीछे पीछे। ठीक है, अगर मान लीजिए युद्ध हार गए तो उनको पता चल जाएगा ये हमारी सीमा का अंत हो गया, इसके बाद ये यहाँ का राजा है, सेना वापस। ठीक है, ये होता था अश्वमेघ यज्ञ। दूसरा याद रखना है वाजपेयी यज्ञ। कौन सा यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ होता था शक्ति प्रदर्शन। तो किसका शक्ति प्रदर्शन, मान लीजिए राजा बनने के लिए 10-12 ठोक राजकुमार रेडी हैं, 2 ही राजकुमार हैं, एक है भल्लाल एक है बाहुबली। ठीक है, ये दोनों के दोनों काबिल है राजा बनने के। अब आप में से दोनों को ये प्रूफ करना पड़ेगा किसकी शक्ति ज्यादा है जिसको हम राजा बनाएं। तो लाया एक तलवार, भैंस का मुंडी रखा, मारा, भल्लाल देव पलट गया और इधर चिल्लाना चालू, भल्लाल देवा भल्लाल देवा। अब ये इसका शक्ति प्रदर्शन था। अब बाहुबली की बारी आई, बाहुबली बोले ये जानवर नहीं, मेरा रक्त तो मरता हुआ रक्त काफी है, और उससे ज्यादा हल्ला हो गया। तो ये बता रहा है शक्ति प्रदर्शन। बात समझ में आया। अपने भाइयों के बीच में से कौन राजा का उत्तराधिकारी बनेगा, कौन राजा के लायक है, इस शक्ति के प्रदर्शन के लिए क्या होता था, वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, और तीसरा राजसी यज्ञ। अब उनमें से किसी एक का क्या होगा, राज्याभिषेक होगा, कोई ना कोई राजा बनेगा, तो जिसका राज्याभिषेक होगा उसके राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ होता था उसको क्या बोलते थे, राजसी यज्ञ। ये तीनों यज्ञ जानना है, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसी यज्ञ। राज्याभिषेक के समय, राजा बनते समय जो यज्ञ होता था उसको क्या बोलते थे, राजसी। अब वैदिक सभ्यता के प्रमुख देवी देवता, झूपत आप, इनके बिना तो कुछ चलना नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं लगे कि आप पाप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि एक अदृश्य शक्ति मेरे को देख रही जिसको आप भगवान बोलते हो,
ठीक है। अरे यही है ना, भगवान मिलने तो किसी से आए नहीं। आप एक अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखते हो और आप गलत काम इसीलिए नहीं करते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपको कोई देख रहा है, उसी को आप भगवान समझते हैं मेरे ख्याल से। और मैं जितने प्रकार से तुमको बताऊंगा भगवान को, तुम हर प्रकार तुमको सही लगेगा। ठीक है, चलिए। श्रद्धा है, अगर भगवान है, मान लो है, मेरे को तो नहीं लगता है, अगर भगवान है तो किसी के काम का प्रशंसा करेगा, है ना भैया? किसी के भी किसका प्रशंसा करेगा? वो काम का। ठीक, हाँ। चलिए, क्योंकि भगवान है मतलब बुद्धि होगा ना, बुद्धि होगा तो समझदार होगा ना, और समझदार व्यक्ति किसका प्रशंसा करेगा? जो काम करेगा। कि बैठे बैठे ऐसे ताली बजा रहा है, उसका प्रशंसा करेगा। जो व्यक्ति काम करेगा उसका प्रशंसा करेगा, है ना? क्योंकि बुद्धि होगा तो, और भगवान है मतलब बुद्धि होना चाहिए। ठीक है, फिर तो यही पूजा है। तुम लोग को पूजा करने की जरूरत ही नहीं है। 6-4 घंटा यहाँ पूजा करते हो, 2-4 घंटा घर में पूजा करते हो। ये सरस्वती पूजा तो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लेकिन तुम लोग आजकल ज्यादा ये कर रहे हो, उसी को संभाल लो। इंद्र इनका फेवरेट देवता। बोले इंद्र बोलने से, बोले भैया स्वयं इंद्रदेव ऐसा। आज भी बड़े बुजुर्ग घर में जब पानी बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, एक आध दादा दादी किनारे, ए इंद्र देवता बस कर। तो पहला बात तो याद रखना, वर्षा का देवता मानते थे। काय का देवता मानते थे? वर्षा का देवता। चलिए, दूसरा युद्ध का देवता। ये सेनापति है, देवताओं का लीड करता है वज्र पकड़ के। सबसे पहले भी यही, भागते भी यही है वो, जैसे वीडियो वीडियो दिखाता है। ठीक है, इंद्र मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तो भागता है इंद्र। कोई भी राक्षस चीज दौड़ा देता है, किसको? इंद्र को। अरे जब मैं देखा करता था तब तो दौड़ता था, आजकल पता नहीं। ठीक है, तो युद्ध का देवता। और हमने कल पढ़ा था, इसको पुरंदर बोला जाता है। पुरंदर क्यों बोला जाता है? पुरंदर इसको बोलने का कारण क्या है? दुर्ग को नाश करने वाला। दुर्ग माने किला, तो ये किलों का विनाशक है, इसलिए इसका नाम है पुरंदर। सबसे फेवरेट देवता इंद्र। वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। इसका ऋग्वेद में 250 बार वर्णन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऋग्वेद में इंद्र का नाम कितने बार है? टोटल 250 बार। ठीक है, इंद्र के बाद इनका फेवरेट देवता था अग्नि। जला देंगे, भस्म कर देंगे तुझे। ठीक है, अग्नि। तो अग्नि काय का देवता होगा? अग्नि का देवता होगा। ठीक है, अग्नि, इसका टोटल 200 बार वर्णन है। कितने बार वर्णन है? 200 बार। ऋग्वेद में अग्नि का वर्णन कितने बार है? 200 बार। इंद्र का वर्णन कितने बार है? 250 बार। इंद्र की पूजा सबसे ज्यादा क्यों होती थी? क्योंकि ये किसका देवता समझते थे उसे? पहला तो याद रखना, वर्षा का देवता। दूसरा याद रखना है युद्ध का देवता। और तीसरा याद रखना है पुरंदर। अगर इसका पूजा नहीं करोगे तो हमारे दुर्ग को क्या कर देगा? नाश कर देगा। इसलिए और ज्यादा पूजा करना है। इसके बाद मारुत और ये वरुण। फंसता आदमी यहीं पर है, मारुत और वरुण में समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये वरुण का, वायु का देवता है। वह से वरुण, वह से वायु। लेकिन जो मारुत है ये आंधी तूफान का। ठीक है, काय का देवता है? आंधी तूफान का। वायु और तूफान में अंतर होता है ना, तो वह से वायु, वह से वरुण, जो बच गया वो मारुत। ठीक है, ये है सोम देवता, वनस्पति। ठीक है, वनस्पति मतलब जंगल। ठीक है, सोम काय का देवता है? जंगल का। पूषण बहुत इंपॉर्टेंट देवता है। पशुओं का देवता था पूषण। पशुओं का देवता कौन था? पूषण। सोम वनस्पति के देवता थे। सोम काय के? मारुत किसके थे? आंधी तूफान का। तो वायु का देवता था कौन? वरुण। प्रमुख देवता इंद्र, और इंद्र के बाद अग्नि। इतनी याद हो जाना चाहिए। इसके बाद तो जानते हो यम है हम, मतलब यम काय का देवता होगा? मृत्यु का देवता है। एक तो आता है ना, यम है हम, ऐसे करके ले जाता है। हाँ यस, मृत्यु का देवता। ठीक है, मित्र। मित्र का दो चीज याद रखना है। मित्र के लिए पहले तो याद रखिए, ये है ब्राह्मण ने ब्रह्मांड का देवता।
ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मांड का देवता। काय का? ब्रह्मांड का। ब्राह्मण का कोई देवता नहीं है ना, ब्रह्मांड का। और दूसरा चीज याद रखना है, इसी को बोला जाता है शपथ का देवता। अगर ब्रह्मांड नहीं मिला ऑप्शन में, ठीक है, तो याद रखना है शपथ का देवता। और दोनों हैं तो आंसर आएगा शपथ का देवता। मैं शपथ लेता हूं कि समस्त प्रजा बाहुबली की कसम खाता है कि ये मेरी प्रजा, असंख्य प्रजा का कसम खाते हुए कहता हूं, मैं अपने पद का क्या करूंगा? पालन करूंगा। यही क्या है? शपथ। ठीक है, तो इसको याद रखना है। एक और चीज, मित्र को ब्रह्मांड के साथ साथ शपथ का देवता भी है। ठीक है, रुद्रा नाम से ही स्पष्ट है, रौद्र। रौद्र माने क्रोध, क्रोध या गुस्से का देवता। इन देवताओं की स्तुति होती थी कहां? कहां पर? वैदिक काल में। ये सारे वैदिक काल के देवी देवताएं हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट देवता कौन है इसमें? इंद्रदेव। कौन है? इंद्रदेव। चलिए अपन बात करते हैं अब थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक इकाई या राजनैतिक इकाई। राजनैतिक की शुरुआत पहले उस समय परिवार से या घर से ही हो जाती थी। कुल आपको मिलेगा निम्नलिखित को क्रम से जमाइए। ठीक है, छोटे से बड़े इकाई की ओर चलना है, या बड़े से छोटा पूछेगा या छोटे से बड़ा पूछेगा, दो चीज पूछेगा। तो सबसे छोटी इकाई होती थी कुल या परिवार। कुल का मुखिया कहलाएगा कुलप। कोई दिक्कत है? कुल का मुखिया क्या कहलाएगा? अरे जैसे एक तो टीम का मुखिया क्या कहलाता है? कप्तान। तो कुल का मुखिया या परिवार का मुखिया कुलप। परिवार का मुखिया भी। अब कुछ परिवार मिल गए, तेरा परिवार, उसका परिवार, 10 परिवार मिल गए, और ये लोग बना लिए एक छोटा सा गांव। तो ग्रुप ऑफ कुल, तो कुछ कुल मिल करके क्या बना लेंगे? गांव, ग्राम। ग्राम का प्रमुख होता था ग्रामीणी। गांव का मुखिया क्या कहलाएगा? ग्रामीणी। कुछ गांव मिलकर बनाएंगे एक विश। क्या बना लेंगे? विश। और विश का मुखिया होगा विषपति। विश का मुखिया कौन होगा? विषपति। और कुछ विश मिलकर बनाएंगे जन। इसी को राष्ट्र भी बोला जाता है कहीं कहीं, जन या राष्ट्र। लेकिन ऑप्शन में आप ऑब्जेक्टिव देगा तो जन देगा, मैच द कॉलम में राष्ट्र दे सकता है। ठीक है, और इसका मुखिया होगा, देखो, जन का राजन। राष्ट्र का भी मुखिया कौन होगा? राजन। ओके, किसी के भी राजा ही तो होता है ना, राजन। संस्कृत राजन। क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में अधिकतर चीजें कौन सी भाषा में मिलेगी? संस्कृत भाषा में। राजन। कुल का मुखिया कुलप, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विष का मुखिया विषपति, और जन का मुखिया राजन। ठीक है, या राष्ट्र का मुखिया कौन हो जाएगा? राजन। तो सबसे अब क्वेश्चन पूछेगा, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी वैदिक सभ्यता में? क्या था? कुल। कुल के ऊपर ग्राम, और ग्राम के ऊपर विष, और विष के ऊपर जन। क्या बोलोगे? जन। जन या राष्ट्र। ओके, ये सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे थे। तो उस समय सप्त सैंधव प्रदेश में कुछ नदियां आती थी, और 2-4 और प्रमुख नदियां एक साथ क्या बोला गया? तो वैदिक काल की कुछ प्रमुख नदियां, ये नदियों का वर्तमान नाम है, और ये कब का नाम है? वैदिक काल का नाम। अगर ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा। वैदिक काल में जिस नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में उसका क्या नाम है? या जिस वैदिक काल में जिस नदी को रोशनी नदी कहते थे, उसका वर्तमान में क्या नाम है? जिस नदी का वैदिक काल में कुंभा था, उसका वर्तमान में क्या नाम है? तो ये या तो बोलेगा वर्तमान में सतलज का क्या नाम, जो सतलज नदी का वैदिक काल में क्या नाम था। दोनों साइड से क्वेश्चन होता है ना। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पहले झेलम नदी का। झेलम नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में कहाँ है झेलम नदी? जम्मू। बताएं, पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। ठीक है, मंडे से तुम्हारा भूगोल भी चालू हो जाएगा, रीजनिंग चालू हो जाएगा। ठीक है,
ये तो चल ही रहा है, पैरेलल संविधान चालू हो जाएगा। अब हो गया, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली 1 महीना पढ़ना है ढंग से, फिर त्योहारों का सीजन चालू हो जाएगा, इसलिए 3-3 क्लास लेंगे आपका। फिर तिहार आ जाएगा, नवरात्रि आ जाएगा, दिवाली आ जाएगा, इसीलिए अब 3-3 क्लास चालू करते हैं, तो वो एक एक दिन वो क्लास कवर हो जाए। ठीक है, अब 2 नहीं होगा, कितना क्लास होगा? 3। 5:30 क्लास स्टार्ट हो जाएगा, 8:30 तक चलेगा क्लास। अब पढ़ने आए हो ना, तो फिर सोचना क्या है। मेरे को देखे हो, 2 बच्चा भी बैठे रहेगा तो मैं वैसे पढ़ाऊंगा, याद रखना। एक बच्चा भी बैठे रहेगा तो मैं वैसे पढ़ाऊंगा, समझ में आया ना? हाँ चलिए, झेलम इसलिए हो गया भाई, ऐसे तो इसीलिए झेलम, पुराना नाम वीतस्ता। क्या नाम है इसका? वीतस्ता। हम मेहनत कर रहे हैं इसीलिए रहे हैं, है ना। झेलम का वैदिक काल में नाम पूछेगा, वीतस्ता। क्या नाम था? वीतस्ता। ये वीतस्ता आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे चल के इसी नदी के तट पर एक बेहतरीन युद्ध होगा। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, बोलने का मतलब, सॉरी सेल्यूकस निकेटर बोल रहा हूं तुम्हारा, अलेक्जेंडर, उसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? द ग्रेट अलेक्जेंडर, सिकंदर महान। सिकंदर का लड़ाई होगा इस नदी के तट पर। ठीक है, वितस्ता, इसी को हाइडे स्पीच अलग नाम से भी जानते हैं। झेलम का वैदिक काल में नाम वितस्ता, चिनाब का अस्कनी, रावी का पुरुषणी, सतलज का सतुद्री, ब्यास का बिपाशा, सिंधु का सिंध, घग्गर का सरस्वती, गंडक का सदानीरा, कुर्रम का क्रुमु, और ये है काबुल का कुंभा। ठीक, याद हो गया? नहीं हुआ? ये ऐसे ही याद होगा एक सांस में। ठीक, पहले झेलम, झेलम का अलग से याद रखना है, अभी बताया था वितस्ता। झेलम के बाद चिनाब, चिनाब का अस्कनी, चिनाब का अस्कनी। तीसरे नंबर पे देखो, रावी लड़की थी लेकिन नाम था पुरुष, रावी का पुरुषणी। रावी थी लड़की, नाम था पुरुष, इतना याद आएगा, रावी का पुरुषणी। सतलज सतुद्री, स से सतलज, स से सतुद्री। ये रहा ब्यास, और मस्त बिपाशा बसु। इधर ब्यास, प्यास नहीं रे, ब्यास, और उधर बिपाशा बसु। ओके, सिंधु का सिंध, इतना इजी नाम है, सिंधु का सिंध। घग्गर नदी जो आज है, प्राचीन नाम सरस्वती, यही नदी विलुप्त हो गई, लेकिन भाई इतिहास के पन्नों में तो थी ना, गंगा यमुना सरस्वती, है ना भाई। इतिहास ही तो पढ़ रहा हूं क्या, तो यहां तो मिलेगी सरस्वती। ठीक है, घग्गर। गंडक का नाम था सदानीरा, गंडक, गंडक, ये सब तेरा गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, इधर की नदियां हैं। ठीक है, गंडक। ठीक, 7 नदी खत्म हो गए सप्त सैंधव प्रदेश के, वही सातों क्या थे? सप्त सैंधव प्रदेश। गंडक शामिल नहीं था। गंडक का इस समय नाम था सदानीरा। अफगानिस्तान की नदी का नाम है कुर्रम। अफगानिस्तान की नदी का क्या नाम है? एक ठोक कुर्रम, और एक का नाम है काबुल। ये दोनों नदियां काबुल और कुर्रम कहां से निकलती है? ये काबुल के तट पर ही तो अफगानिस्तान है, और काबुल नदी का यहां नाम था कुंभा, और कुर्रम नदी का नाम था क्रुमु। गंडक का सदानीरा, गंडक का सदानीरा। चिनाब का अस्कनी, चिनाब का अस्कनी। झेलम का वितस्ता, झेलम का व्यास का बिपाशा, व्यास का सतलज का सतुद्री, सिंधु का सिंध, सिंधु का सिंध। ये इतना बढ़िया बढ़िया नाम है।
एक ठोक अलग है, रावी है नाम लड़की है लेकिन क्या पुरुषणी, रावी का पुरुषणी, बस खत्म हो गया। घग्गर का सरस्वती, घग्गर का सरस्वती, यही सातों नदियों का क्षेत्र कहलाता था सब सैंधव प्रदेश, और आर्य यहीं आकर बसे थे, सब तो सैंधव प्रदेश। चलिए, सरदार या राजन का, राजा या राजन, राजा का मदद करने के लिए उसके कुछ प्रमुख थे, सरदार या राजा के कुछ प्रमुख लोग भी हुआ, अरे भैया अकेले थोड़ी राजपाट चलाएगा, तो कुछ चाहिए मदद करने के लिए। तो इसमें था एक पुरोहित, क्या था, पुरोहित। तो पुरोहित कौन होता था, राजा को सलाह देने वाला, ध्यान से सुनना बातों को, राजा को सलाह देने वाला, पूजा पाठ वाले को नहीं बोल रहा मैं, पुरोहित। दूसरा सेनानी, सेना का प्रमुख क्या कहलाएगा, सेनानी। एक था वास्त्रपति, वास्त्रपति चारागाह का मुखिया था, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नाम क्या था इसका, वास्त्रपति। एक का नाम है पूरब, पूरब होता है दुर्ग का मुखिया, दुर्ग माने किला, किले के लिए तो मुखिया होगा उसको बोलेंगे पूरब। और ये तो 2 बार पूछ चुका है, स्पस, गुप्तचर को स्पस बोला जाता था, गुप्तचर को क्या बोलते थे, स्पस। पुरोहित का टेंशन ही नहीं है, क्या देने वाला, सलाह देने वाला। सेनानी का दिक्कत नहीं है, क्या करने वाला। अब देखो इसमें पूरब इंपॉर्टेंट है, पूरब किसको बोलते थे, दुर्ग का मुखिया या दुर्ग का प्रमुख क्या कहलाता, स्पस कौन होता था, गुप्तचर, स्पस कौन होता था, गुप्तचर। और एक याद रखना आपको, वास्त्रपति इंपॉर्टेंट है, वास्त्रपति। वास्त्रपति कौन होता था, चारागाह का मुखिया, क्योंकि पशुपालन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय, प्रमुख व्यवसाय क्या था, पशुपालन, इसलिए चारागाह का मुखिया याद रखना पड़ेगा, वास्त्रपति। स्पष्ट व्यापम वाला 2 बार पूछ चुका है, स्पष्ट को कितने बार पूछा जा चुका है, 2 बार। आर्यों के उत्पत्ति का उटपुटांग आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब चलिए, मैक्स मूलर क्या बोला, मध्य एशिया। दयानंद सरस्वती क्या बोले, तिब्बत से आए बोले, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक बोले कहां से, उत्तरी ध्रुव से आए। हिटलर बोला कहां से, मेरे घर से, जर्मनी से। और आपका विलियम जोन्स क्या बोला, यूरोप से। ये याद रखना है कौन क्या बोला, याद रखना है। मैं अभी मजाक मजाक में जो तो चीजें मैं बता रहा हूं ना, आप मेरे को ना देखो भैया, ठीक है। नहीं किया हूं लेकिन इतिहास लगभग पीएचडी बरोबर है, किया नहीं हूं भैया, ठीक है। हाँ, ये कहां से कहां तक फैला हुआ था बता दिया मैं आपको, इधर अफगानिस्तान, ऊपर में जम्मू कश्मीर, नीचे राजस्थान, और इधर आधा आधा क्या बोल रहा हूं मैं, यूपी। क्योंकि ये देखो गंगा का पश्चिमी तट, ठीक। चलिए, अब किसी को पता ही नहीं है गंगा नदी, बिहार में पटना, यहां पर, ठीक है। तो लास्ट जगह याद ना, बनारस के तट पर, ऐसे आके उत्तर प्रदेश, याद आया, नदी दिख रहा है, कहा मालूम। इसी क्षेत्र से को आर्यवर्त कहते थे। देखिए, आर्य जिस जगह पर आके सबसे पहले बसे, या आर्य जहां पर थे उस जगह को क्या बोला गया, आर्यवर्त। और भारत का सबसे पहला नाम था आर्यवर्त, भारत का सबसे पहला नाम क्या था, आर्यवर्त, सबसे प्राचीन नाम। उसके बाद भारत पड़ेगा, फिर धीरे से इंडिया, फिंडिया, अभी सब सुनते हो ना, नाम पढ़ते जाएगा। इसी क्षेत्र से आर्यों ने एक सभ्यता की शुरुआत की जिसको ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। तो वैदिक सभ्यता, या मैं बोलूं, मैं तुम, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो याद रखना है, पितृसत्तात्मक। जबकि ऋग, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, मातृसत्तात्मक, मतलब यहां पर पिता का वंशावली चलेगा। जबकि ऋग्वेद, सॉरी, तुम्हारा सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा चल रहा था, ठीक, मात्र का वंशावली चल रहा था। वैदिक सभ्यता वेद से बना होता है, जिसका ज्ञान होता है, इसी को ही सुपीरियर कहते हैं। छोड़ो, इन्हीं लोगों को इसलिए बोल दिया गया आर्य, मैं पूरा कहानी बता दिया आर्य का, ठीक। चलिए, आपको जानकारी का सोर्स, वैदिक
काल था, कैसे जाने? तो हम जाने सबसे पहले वैदिक साहित्यों से। ऋग्वेद, यजुर्वेद आज भी मौजूद है। वेदों की संख्या 4। तो वैदिक साहित्य हमको बताया कि वैदिक काल था। हमको पता चला ब्राह्मण टेक्स्ट से। हर एक वेद का अलग अलग क्या है, ग्रामर। अलग अलग क्या है, ग्रामर। उन्हीं को क्या बोला जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ। हिंदी का ग्रामर होता है, वैसी वेद का ग्रामर है। वेद का ग्रामर क्या कहलाया, ब्राह्मण टेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथ। हर एक वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। समझ में आया? चलिए, उसके बाद हमको जानकारी मिला उपनिषदों से। किससे मिला? उपनिषद भी हमको जानकारी देते हैं किसकी, वैदिक सभ्यता की। और हमको जानकारी मिला अरण्यक से। ये सब के सब एक प्रकार का, सब के सब ग्रंथ हैं। वैदिक साहित्यों से हमको जानकारी मिला, उसके बाद हमको मिला तेरा ब्राह्मण टेक्स्ट से जानकारी मिला, उसके बाद हमको जानकारी मिला तेरा कहां से उपनिषदों से, और हमको जानकारी मिला कहां से, अरण्यक। अरण्यक मतलब जंगल में लिखा गया ग्रंथ। ऐसे ग्रंथ जो कहां लिखे गए, जंगलों में बैठ के ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया, जिसको अरण्यक बोलते हैं। अरण्य माने जंगल, अरण्य माने जंगल। ठीक है, ये अब वेदों के बारे में अपन पढ़ना चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। चारों वेद एक साथ पढ़ेंगे तब ठीक लगेगा, एक को पढ़ के छोड़ना बेकार है।